नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श। और इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल देखकर हम जानने वाले हैं कि अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, स्पेशली ई कॉमर्स स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कौन सी बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। या आप किसी स्टार्टअप के एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स स्टार्टअप के फाउंडर हो और आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि वो क्या कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले कंसिडर करनी है किसी भी ई कॉमर्स स्टार्टअप या ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स बिजनेस पे काम करने से पहले। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैंने तकरीबन 2000-2500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया और उसमें कम से कम 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ई कॉमर्स स्टार्टअप्स के होंगे या ई कॉमर्स बिजनेस के होंगे। और ट्रस्ट में बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ, उसमें से 5% भी ऐसे बिजनेस नहीं हैं जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव किया। और मैंने पर्सनली बहुत नज़दीक से देखा है लोगों को फेल होते हुए, उनके रीजंस मैंने जानने की कोशिश की, बहुत कुछ सीखा। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें जो आप अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो या प्लान कर रहे हो तो आपको पहले से प्लान करके रखनी चाहिए। इन चीज़ों पे आपको रिसर्च करके रखनी चाहिए। तो समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो या नए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सो दैट मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, स्किल्स, फाइनेंस, तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब बात आती है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको आपने कंसिडर करना है एक ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, नॉर्मल मैंने जो फेस किया है, लोगों का एक माइंडसेट बना है कि आप अगर किसी ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हो तो आपको लिए एक वेबसाइट होनी बहुत ज़रूरी है और एक वेबसाइट आप लॉन्च करके आप सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल भी गलत है। एक ई कॉमर्स बिजनेस को प्लान करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एक वेबसाइट बना ली, उसमें आपने 100-200 प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लिया और आपका बिजनेस में ऑटोमेशन में सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अगर ये इतना ही ईजी होता तो आज की डेट में सभी लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन करवा के अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे होते हो। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने जैसे बताया, मैंने काफ़ी बिजनेस के साथ काम किया है, काफ़ी ई कॉमर्स स्टार्टअप्स के साथ काम किया है और उसमें से कुछ ही ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने अपने बिजनेस को सक्सेसफुली स्टैब्लिश किया, रन किया और एक्सपेंड किया। हमारी टीम ने, हमने उनकी मार्केटिंग में, स्ट्रैटेजी प्लानिंग में, डेवलपमेंट में हर एक पॉइंट में उनकी मदद की है। और जैसे तक मैं जान पाया हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में सारे पॉइंट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसका ध्यान आपको रखना है अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। तो सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप जिस बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस या जिस प्रोडक्ट या सर्विस लाइन में आप जाना चाहते हो, आप उसे किस लेवल पे ले जाना चाहते हो। नॉर्मली लोगों को क्या होता है, लोग करते हैं, वो देखते हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट वो पिक कर लेते हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट, कोई कॉस्ट इफेक्टिव ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे प्रोजेक्ट को लिस्ट करके अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी सेल्स ऑटो पायलट मोड पे आएगी और उनका बिजनेस बढ़ेगा, सेल्स आएगी, वो प्रोडक्ट को शिप करेंगे और चीज़ें ऐसे चलेंगी। जी नहीं, ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। आपको डीपली एनालाइज करना है कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में आप डील करना चाहते हो या सेल करना चाह रहे हो, जिसमें एक ब्रांड आप बनना चाह रहे हो, उस प्रोडक्ट का स्कोप कितना है। एक मैं एग्जांपल लूँ, मैंने कई लोगों को देखा, वो कुछ भी प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं, प्रोडक्ट वेबसाइट डिज़ाइन करा ली, उन्होंने वर्डप्रेस में सिंपल वो कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बना ली, उसमें लिस्ट कर लिया और वो सोचते हैं इनको ऑनलाइन सेल्स आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस या आपकी कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको सेकंड पॉइंट आपको ये नोट करना है कि आपके कंपटीटर्स कितने हैं। अगर उस सेगमेंट में बात करूं कि आपके कोई कंपटीटर्स हैं, तो अगर आपने ये देखना है वो कंपटीटर्स पिछले कितने सालों से काम करते आ रहे हैं और कितने लोगों को उन्होंने सर्व किया है। ये कुछ बेसिक डेटा आपको कलेक्ट करना होगा सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले। और आपके कंपटीटर जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं, क्या आपकी ऑडियंस उससे सेटिस्फाइड है या कहीं उसमें अभी पॉसिबिलिटी है इम्प्रूव करने की। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है देन फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करना है। आपको ये देखना है कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज
ऑब्वियसली जो हम सबका मेन मोटिव होता है ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने का, होता है प्रॉफिट को अर्न करना। तो आपको ये देखना है कि क्या टिकट साइज है आपके कंपटीटर का और किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप टिकट साइज को इंक्रीज कर सकते हो। तो जहाँ तक मैंने बताया, विजन में आपको ये देखना है कि जिस प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हो उसका स्कोप क्या है, विजन क्या है, कितने कंपटीटर्स इस इंडस्ट्री में हैं और टिकट साइज क्या है, क्या एग्जिस्टिंग कंपटीटर किसी एक पॉइंट पे वीक हैं जिसको आप ओवरकम कर सकते हो और अपने आप को एक नया ब्रांड कितना प्रेजेंट कर सकते हो। अब ज़्यादातर जो को फाउंडर होते हैं किसी भी फाउंडर या को फाउंडर किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के, अगर वो टेक्निकल हैं तो उन्हें बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होता है। अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप अपने आप को टेक्नोलॉजी में अवेयर करो। आपको एटलीस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेसिक ई कॉमर्स इकोसिस्टम कैसे काम करता है। हम सबको हमेशा ये लगता है कि हम अगर एक वेबसाइट बना लेंगे, उसे ऑनलाइन हम होस्ट कर देंगे, प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, हमारा काम डन। जी नहीं, आपका काम यहाँ तक डन नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक ई कॉमर्स इकोसिस्टम को क्रिएट करने में। क्योंकि मैं लास्ट 10 ईयर से सर्व करता रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें लिस्ट करूँगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें इसका आपको ध्यान रखना है, बट कुछ बेसिक चीज़ें लाइक जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आपकी वेबसाइट यूज़र को हेल्प कर रही है उनके प्रोडक्ट को फाइंड करने में। इट मीन्स जो वेबसाइट का इंटरफेस का पार्ट है, नेविगेशन का पार्ट है, यूज़र एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ आपकी जो वेबसाइट है वो इसमें कौन सी एड ऑन फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड हो आपके नए ब्रांड के ऊपर। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक नए ब्रांड के साथ काम करेंगे, आप नए ब्रांड लॉन्च करते हो, मी एज अ कस्टमर मैं क्यों ट्रस्ट करूं आपके ब्रांड के ऊपर और आपसे परचेज करूं। ऑब्वियसली बात, बहुत से वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड हैं ई कॉमर्स ब्रांड इस इंडस्ट्री, तो मैं आपके साथ ही क्यों जाऊं। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्शन बोलो या लोग अवेयर नहीं है इस बात को लेके कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है या एक ई कॉमर्स बिजनेस में मल्टीपल कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। लोगों को लगता है कि अगर हमने एक वेबसाइट बना ली वी आर डन, मतलब उनको लगता है कि ई कॉमर्स बिजनेस को लॉन्च करने के लिए बस एक वेबसाइट ही है जिसकी उनको ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एक वेबसाइट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स इकोसिस्टम। उसके लिए आपको लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। लॉजिस्टिक इज आल्सो पार्ट ऑफ the e-commerce ecosystem. Fulfillment is a part of e-commerce ecosystem. Customer servicing is a part of e-commerce ecosystem. बहुत सी चीज़ें होती हैं। मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स इकोसिस्टम। लोगों को लगता है कि हमने, स्पेशली जो को फाउंडर्स या फाउंडर्स होते हैं, उन्हें लगता है हमने वेबसाइट बिल्ड कर ली, हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब हमारी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। इट्स नो, आपको प्रॉपरली इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, फुलफिलमेंट, कस्टमर सर्विसिंग, और इन सब में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इट मीन्स आपका जो ओवरऑल बजट है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ब्रांड को बिल्ड करने में, आपकी टोटल कॉस्ट एलोकेशन इन सारी चीज़ों में होना चाहिए, ना कि सिर्फ वेबसाइट में। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ एक मिनिमम अमाउंट लेट से 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना लूँ, उसके बाद मेरा बिजनेस सेटल हो गया, इट्स नो। आपकी लॉजिस्टिक की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, अब उस आपकी इकोसिस्टम को रन करने के लिए आपकी ऑपरेशंस कॉस्ट होगी, मार्केटिंग की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, टीम मेट्स जो ऑपरेशंस करेंगे उनकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो इन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना है। अब जब हम बजटिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, नॉर्मली जो मैंने फेस किया, मैंने जैसे बताया 500 प्लस अराउंड ई कॉमर्स फाउंडर्स या ब्रांड्स को मैंने सर्व किया है। तो सबसे चीज़ आती है बजटिंग की। बजट का सिनेरियो ये रहता है कि उन्हें ये लगता है कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर लेंगे, उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेंगे, थोड़ी बहुत मार्केटिंग हम करा लेंगे और हमारा काम कंप्लीट हो गया। बट ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती, ये पूरी लॉन्ग प्रोसेस है। फर्स्ट पार्ट में आपको अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है या ऐप डेवलप करनी है या वेबसाइट को डेवलप करना है। सेकेंड फेज में आपको लिस्टिंग करनी है अपने प्रोडक्ट्स की, और उन प्रोडक्ट को, जैसे मैं बताया, प्रॉपर रिसर्च करके, कंप्यूटर को एनालाइज करके, आपको ग्राफिक्स का ध्यान रखना है कि आप जिस तरीके से इमेजेस लिस्ट करें वो यूज़र फ्रेंडली हो, वो हर एक डिवाइसेस में प्रॉपरली ओपन हो, यूज़र का एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर।
उसके बाद आ जाती है एक ऑनबोर्डिंग कॉस्ट। अब ऑनबोर्डिंग कॉस्ट क्या होती है, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर दी। अगर आप स्टार्टअप हो तो आपका विजन ये होना चाहिए स्टार्टिंग में कि मैं 100 प्रोडक्ट के साथ ना काम करूं, मैं 10 प्रोडक्ट्स के साथ काम करूं, लेकिन उन 10 प्रोडक्ट्स में मुझे सेल्स आनी चाहिए। नॉर्मली सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करके वो प्रोडक्ट्स की पूरी लाइन लगा के रख देते हैं लिस्ट करके 50, 100, 200। स्पेशली मैंने भी चैलेंज फेस किया, और एक वेबसाइट बिल्ड करने के बाद वो ओवरलोड कर देते अपनी वेबसाइट की, और उन्हें पता भी नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट जो है की डिमांड नहीं है। तो आप 10 प्रोडक्ट्स को चूज करो, प्रॉपरली उस पर रिसर्च करो, देखो उसकी डिमांड कितनी है और उनके ऊपर मार्केटिंग स्टार्ट करो। उसकी एडवांटेज ये मिलेगी, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 प्रोडक्ट्स की जगह सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स होंगे तो आप 10 प्रोडक्ट्स पे फोकस कर पाओगे, in terms of marketing, in terms of improvisation, in terms of costing, everything। तो इस तरीके से आपको अपने जो ऑनबोर्डिंग होती है, ऑनबोर्डिंग या लिस्टिंग की मैं बात करूँ, लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ आप स्टार्ट करो, और ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपकी सेल्स आनी स्टार्ट होती है, आप अपनी प्रोडक्ट रेंज धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप एक साथ करोगे 100 प्रोडक्ट तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा अपनी ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में और एक्सपेंड करने में। अब बात आती है कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि वेबसाइट का, ई कॉमर्स का सिंपल रोल है कि वेबसाइट बनाना। नहीं, मार्केटिंग इज आल्सो एन अदर एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री और ई कॉमर्स इकोसिस्टम। आपने जितना बजट आपने अपने डेवलपमेंट के रखा है, उसका 4 to 5 टाइम्स मिनिमम बजट आपके पास मार्केटिंग के लिए भी होना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हो, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं या एग्जांपल बताऊं, तो इट्स समथिंग लाइक कि आपने शॉप तो ओपन कर ली अपनी, उसमें प्रोडक्ट्स भी रख लिए, बट शॉप इस ऐसी जगह पे आपने रखी है जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि ये शॉप पे ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेट से आपने एक शॉप ओपन कर ली किसी अमेजोन फॉरेस्ट में जाके, तो क्या आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे? जी नहीं। आपके प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए लोगों को, उसकी वैल्यू पता चलनी चाहिए लोगों को। तो आपको मार्केटिंग का भी एक अच्छा खासा 4 to 5 टाइम्स बजट जो आपके डेवलपमेंट का वो रखना चाहिए, सो दैट प्रोडक्ट वेबसाइट लॉन्च होने के बाद आप उसकी ब्रांडिंग पे काम कर सको। मार्केटिंग में मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैंने काफ़ी लोगों को सर्व किया, और मेरे आई एम फील प्राउड टू से कि मैंने 50+ ब्रांड्स को रियली ग्रो कराने में मदद की है, और उनकी सेल्स में, कन्वर्जन में, कॉस्ट कटिंग में, मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन में मैंने उनकी मदद की है, और वो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कि क्या मार्केटिंग सच में इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, मार्केटिंग जैसे मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट बनाना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है। वेबसाइट डेवलपमेंट इज अ फर्स्ट फेज, वेबसाइट डेवलपमेंट इज अ सेकेंड फेज या लेटर फेज, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। अब आ जाते हैं कि बनने के बाद अब क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और मार्केटिंग के अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आपको पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट जब लाइव होती है, उसके बाद अगर वो यूज़ आप करते हैं ऑनलाइन, से मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और नॉर्मली कस्टमर्स की क्या अजम्पशन होती है, स्पेशली मैंने भी फेस किया है, मुझे लगता है हमारी वेबसाइट बिल्ड होगी, लाइव होगी, अब ये एज इट इज़ काम करेगी, बट ऐसा नहीं होता। जिस टेक्नोलॉजी में अपनी वेबसाइट बिल्ड की, हो सकता है 6 महीने के बाद वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाए, कुछ मॉड्यूल्स उस वेबसाइट के काम करने बंद कर दें, आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे हो, आप यूज़र लॉगिन नहीं कर पा रहा, तो आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने बजट डिसाइड करने में आपको मेंटेनेंस भी इन्वॉल्व करनी है। तो जब बजटिंग की बात आए तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? पहली चीज़, आपने डेवलपमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व करनी है, आपने ऑपरेशन कॉस्ट इन्वॉल्व करनी है, आपने ऑनबोर्डिंग कॉस्ट या लिस्टिंग कॉस्ट इन्वॉल्व करनी है, आपने कस्टमर सर्विसिंग कॉस्ट इन्वॉल्व करनी है, आपने मार्केटिंग कॉस्ट को इंक्लूड करना है, और अल्टीमेटली आपने मेंटेनेंस कॉस्ट को भी इंक्लूड करके चलना है। अब सब ये सारी चीज़ होगी। हम नॉर्मली सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि मार्केटिंग में हम सबसे पहले, जब ई कॉमर्स बिजनेस की बात आती है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट की, हमने सब कुछ किया, अब हमने मार्केटिंग स्टार्ट की, हमारी ईजिली कन्वर्जन आनी स्टार्ट हुई, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होता है। आप जब भी देखोगे, आपको सबसे पहले ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है अपनी। आपका कभी प्राइमरी फोकस सेल्स कन्वर्जन होना ही नहीं चाहिए। अगर ये इतना ही आसान होता, इतना ही ईजी होता, तो आज के डेट सब लोग ही 1 लाख रुपए की वेबसाइट बनाते, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे वो मार्केटिंग में, अब उनके पास भर भर के ऑर्डर आ रहे होते। जी नहीं, अपने ब्रांडिंग पे काम करना है, क्योंकि आप एक नए ब्रांड हो, लोगों को पता नहीं आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स कौन सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं या यूजर की लाइफ में ऐड कर रहे हैं कौन सी वैल्यूज, उसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अपनी जो मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, अब ब्रांडिंग के साथ स्टार्ट करोगे, अब ब्रांडिंग पे काम करोगे, लोगों तक अपने वेबसाइट, अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड को पहुंचाओगे, उनके सामने दिखाओगे कि हम ये प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स आपके ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या आपकी लाइफ में ये वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। धीरे धीरे करके कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होगा और सेल्स आनी स्टार्ट होगी।
हमेशा टारगेट करें कि लो टिकट प्रोडक्ट्स के साथ आप अपनी सेल स्टार्ट करें। आई मीन टू से, अगर आपके पास कोई एक आप पर्टिकुलर शैम्पू की सेल कर रहे हो और जिसकी MRP है लेट से 900 रुपीज़ और उसका साइज़ है लेट से 500 ml, तो हमेशा शुरू से कोशिश ना करें कि मैं 500 ml के प्रोडक्ट को सेल करूं। आप छोटे सैंपल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, शायद जिसकी कॉस्ट 99 रुपीज़ हो। यूज़र एटलीस्ट सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को ट्राई करेगा। अगर आपके प्रोडक्ट को एक बार वो ट्राई कर लेगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे दोबारा आएगा और आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा अगर आपके प्रोडक्ट में वो वैल्यू है। आप फर्स्ट टाइम से कोशिश करोगे कि मैं अपना सबसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट जिसमें मुझे प्रॉफिट ज़्यादा है मैं कोशिश करूँ सेल करने की, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला आपके लिए भी, क्योंकि आप एक नया ब्रांड हो, आपको लोग जानते ही नहीं, तो वो आपको क्यों 1000 रुपये देंगे या 5000 रुपये देंगे। तो सबसे कोशिश करें अपने इंट्रोडक्टरी लेवल का एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करें, जो एक सैम्पल प्रोडक्ट या इंट्रोडक्टरी लेवल प्रोडक्ट आपको बोले, उससे यूज़र को इंट्रोड्यूस करें, अपने यूज़र को इंट्रोड्यूस करें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, वो यूज़ करेगा, उनके रिव्यूज़ लें, उनसे प्रॉपर फीडबैक लें एंड बेस्ड ऑन दैट उनको आप अपने प्रोडक्ट अप सेल करने की कोशिश करें। अप सेल मीन्स लोअर प्रोडक्ट से अपर प्रोडक्ट में लेके जाएं। यहाँ गलती होती है मैक्सिमम ई-कॉमर्स बिजनेस ऑनर से, वो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ब्रांडिंग भी नहीं करते और कोशिश करते हैं मेरा हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल हो जाए। वो कभी नहीं होने वाला है। मैं भी, इवन मैं या आप भी अपना एग्जांपल लो, अगर आप भी किसी ब्रांड को पहली बार जान रहे हो तो क्या आप इतने पैसे लगाना चाहोगे? नहीं, आप भी नहीं चाहोगे। आप चाहोगे मैं उसके छोटे प्रोडक्ट को ट्राई करता हूँ, अगर ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, भले वो शायद थोड़ा सा महंगा पड़ रहा हो, लेकिन अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ऑब्वियसली दोबारा आपके पास आऊँगा और आपके इस प्रोडक्ट को लूँगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपने इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग स्टार्ट करें फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, और उसमें कोशिश करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज करने के। क्योंकि रीजन बिंग, जब भी आप ई-कॉमर्स बिजनेस को लॉन्च करते हो तो आपको एक स्टेज ऐसी आती है, हम तो भाई उसे एक्सपेंड और स्केल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास भी बजट लिमिटेड है, फंड्स लिमिटेड है, और आपको फंडिंग अगर चाहिए तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ सेल्स शो करनी पड़ेगी। तो अगर आप छोटे प्रोडक्ट्स के साथ अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तो आपके लिए सेल्स करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। इनिशियल स्टेजेस में आप कुछ ऑफर्स शो कर सकते हो। लेट से आप लोगों को सैम्पल प्रोडक्ट्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर सकते हो अपनी साइट के थ्रू, बस आप उनसे शिपिंग चार्जेस लो कि आपके प्रोडक्ट्स को यूजर ट्राई करें। और अगर आपका माइंडसेट ये है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई विल बी रनिंग माई बिजनेस इन प्रॉफिट, तो ऐसा बहुत कम केसों में होता है, बहुत कम चांसेस है। आपकी कोशिश हमेशा नए से नए लोगों को जोड़ने पे होगी, उनको अपने प्रोडक्ट ट्राई करने में आप सैम्पल प्रोडक्ट शेयर करो, या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट हो बट आप शिपिंग कॉस्ट लो, और या कुछ आपकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो लो, दैट्स ऑल, सो दैट आपके प्रोडक्ट को लोग ट्राई करें। क्योंकि जब आप मार्केटिंग में फंड्स इन्फ्यूज कर रहे हो तो ये सोचो दिस इज आल्सो सैम्पल प्रोडक्ट, अगर कोई सैशे इट्स आल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट जो आपको बेयर करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे यूजर आपके प्रोडक्ट को ट्राई करेगा ऑब्वियसली आपकी सेल्स बढ़ने वाली है। अब मैं टेक्निकल टर्म्स की कुछ बात करूं कि कौन सी चीज़ें ई-कॉमर्स वेबसाइट में होनी चाहिए। बेसिकली नो डाउट एक ई-कॉमर्स साइट के जो बेसिक फीचर्स होते हैं लाइक प्रोडक्ट लिस्टिंग, कैटेगरी लिस्टिंग, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ एंड देन पेमेंट गेटवे, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। बट ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको पर्टिकुलर ध्यान रखनी है, आप हमेशा कोशिश करें कि अपने यूज़र का डेटा, चाहे वो परचेस करे या ना करे, उनका डेटा एटलीस्ट ईमेल आईडी आप कैप्चर कर लें। रीज़न बीइंग आपके पास डेटा तभी कैप्चर होगा अगर वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है। बट अगर आप एज्यूम कुछ पॉपअप आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं और उसमें कुछ आपको चुने को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफर करो दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो एक कोई ई बुक ही हो दैट इज गोना एड वैल्यू इन हिज और हर लाइफ। लेट से मैं अगर फिटनेस प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ तो मैं कोई ई बुक ऑफर करूंगा जिससे दैट विल हेल्प हिम और हर टू लूज वेट। तो कुछ ऐसे फिटनेस प्रोडक्ट्स ई बुक्स जिसकी कॉस्ट आपको कुछ नहीं पड़ने वाली, बट यूजर विल प्रोवाइड देयर ईमेल आईडी टू यू, सो दैट जब उनको आपको ईमेल प्रोवाइड करेंगे वो आप डेटा कैप्चर करोगे और यू कैन यूज दैट डेटा फॉर रीटारगेटिंग इन टर्म्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। जैसे मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉड इन स्कोप। हमें लगता है कि हम फेसबुक इंस्टा एड्स रन करके हम सेल्स ले आएंगे, इट्स ओके आप ला सकते हो, बट जब आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में जब तक आप प्लान नहीं करोगे आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अपनी मार्केटिंग कॉस्ट विच इज पर कन्वर्जन या पर सेल्स कम करनी है, या पर एक्विजिशन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम करनी है। तो आपको ये सारी चीज़ों को शुरू से ध्यान रख के चलना चाहिए। मैं ईमेल आईडी कैप्चर करूँ, मैं कई जगह पे मैं ऐसी कुछ अपने साइट्स पे टूल लगा दूँ जहाँ पे मैं डेटा कैप्चर कर पाऊँ कि यूज़र किस लोकेशन से आ रहा है, किस टाइम ड्यूरेशन पे आ रहा है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज़्यादा हिट्स आ रहे हैं। इट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज मोर इन डिमांड। आप मल्टीपल कॉपीज रट करो अपनी ऐड की और फिर उसमें एनालाइज करो कौन सा प्रोडक्ट पे ज़्यादा यूज़र इंप्रेशंस आ रहे हैं या व्यूज़ आ रहे हैं,
और फिर यूज़र का डेटा आप कैप्चर करो, आपके यूज़र भी मल्टीपल सेगमेंट्स में बच सकते हैं। लाइक जो यूज़र आपके वेबसाइट, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बट एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट रन करते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम ट्रैफिक ड्रॉ होता है, अगर वो हमारे प्रोडक्ट पेज पे होता है या हमारे होम पेज पे होता है। जितने लोग प्रोडक्ट पेज पे हैं उसमें से कुछ ही लोग होंगे जो ऐड टू कार्ट करेंगे या बाय नाउ करेंगे। जिन्होंने बाय नाउ किया कुछ ही लोग होंगे उसमें से, और कुछ कम लोग होंगे जो चेकआउट पेज तक जाएंगे, और उसमें कुछ ही लोग कम लोग होंगे जो पेमेंट करेंगे। तो जिन्होंने पेमेंट कर दी वो आपके कन्वर्जन हो गया, आपके क्लाइंट बन गए, पेड क्लाइंट्स बन गए। लेकिन जो चेकआउट पेज तक आए मीन आपके पोटेंशियल क्लाइंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं माइंडसेट था परचेज करने का, बट अगर उन्होंने पेमेंट नहीं की तो यू कैन रिटारगेट देम। दैट इज अ पार्ट ऑफ रिटारगेटिंग मार्केटिंग। हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा इन चीज़ों के बारे में। अब हमें सबसे पहले जैसे मैं बताया सर्वाइवल पे फोकस करना, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में होगा इन द बिगिनिंग तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन तक ना ले जा पाओ। तो आप फोकस सर्वाइवल पर रहें और एक्सपेंशन पर रहें। आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होने चाहिए, और जैसे जैसे आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे आपको फंडिंग्स भी मिलेगी। ऑब्वियसली हम सबके पास एक लिमिटेड फंड्स होता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन द बिगिनिंग स्टेजेस। तो फोकस करें सर्वाइवल पे और नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज करने के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना कंटेंट मैंने आप आज को प्रोवाइड किया ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपको हेल्प करेगी अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में, को स्टैब्लिश करने में। या जो अगर कुछ आप गलतियाँ कर रहे होंगे तो आप शायद इस वीडियो को देख के काफ़ी चीज़ सीख पाए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज स्पर्श कोचर। बाय।